आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए ग्रुप E1 बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इसी समय क्लास को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं और अगर एंड में आपको क्लास नहीं समझ में आए तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र कम शुल्क में आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग PDF लिख करके मैसेज करेंगे और आपको वहां पर रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही जितने नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको काउंसलिंग तक की रिलेटेड इंफॉर्मेशंस इस चैनल के द्वारा मिलती रहेंगी, जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस। आपने देखा होगा कि हम जो वीडियो एक बार पब्लिश करते हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। जैसे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 6 जून से 10 जून के बीच में है, तो कई सारे यूट्यूबर्स आपको वो वीडियो बार बार बना करके दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल से ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है हम आपको वही प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछ रहा है भैया, ट्रिप्सिन बदलता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, बी ऑप्शन है वसाओं को वसीय अम्लों में, सी ऑप्शन है मंड एवं ग्लाइकोजन को माल्टोज में, ऑप्शन डी है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में चेंज करता है। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, एक ग्रंथि जो आहार नाल से संबंधित नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है, अग्न्याशय, अधिवृक्क या इसी को एड्रिनल कहते हैं, ऑप्शन सी दिया गया है यकृत, और ऑप्शन डी है लार ग्रंथियां। तो एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है, तो भैया अग्न्याशय, यकृत और लार ग्रंथियां ये क्या हैं? आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड हैं। जबकि आपकी जो अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित नहीं है। और आपका प्रश्न क्या पूछा था? एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, जठर रस से निकलने वाला कौन सा अम्ल है जो भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है? सिट्रिक अम्ल, लाइटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl इसी को कहा जाता है। संक्षिप्त रूप में ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जठर रस से निकलने वाला कौन सा? तो वह अम्ल भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, जो भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? क्या मुख गुहा से, आमाशय से, ग्रास नाल से या फिर ऑप्शन डी है आंत से? इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्रोटीन का पाचन मनुष्य में आमाशय से प्रारंभ होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या अगला स्क्रीन पर है, मानव जिह्वा के अग्र छोर से किस स्वाद का अनुभव होता है? ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा टंग होता है, जीभ जो होती है, इसका तत्सम रूप क्या है? जिह्वा है। और जिह्वा के ही जिह्वा पर क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। उन्हीं स्वाद कलिकाओं से हम लोग किसी भी स्वाद का अनुभव करते हैं। अगर हम आम खाते हैं तो आम मीठा है, खट्टा है या कड़वा है। अगर हम नीम की पत्ती खाते हैं तो पत्ती कड़वी है, मीठी है या उसका कैसा स्वाद है, तो इसका पता हम जीभ से लगाते हैं। और जीभ पर क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न में पूछा है, मानव जिह्वा के अग्र छोर यानी अगले हिस्से से किस स्वाद का अनुभव आपको होता है? खट्टा, मीठा, कड़वा या फिर ऑप्शन डी दिया गया है नमकीन। तो इस प्रश्न के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव जिह्वा के अग्र छोर से किस स्वाद? तो मीठे स्वाद का पता चलता है। प्रिय साथियों, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर मानव जिह्वा के विभिन्न स्वाद कलिकाओं द्वारा और विभिन्न भागों द्वारा किस स्वाद का पता चलता है उसका इमेज भेज देंगे। अतः आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर
पर प्रतिदिन आपको क्विज देखने को मिलता है। क्विज क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, यदि किसी व्यक्ति के रदनक दांत निकाल दिए जाए। आप लोग जानते हैं अगर हमारे दांत सही सलामत हैं तभी हम भोजन का असली मजा ले पाते हैं। अगर दांत ही नहीं है भैया तो हम भोजन का मजा नहीं ले पाएंगे। तो पूछा गया है यदि किसी व्यक्ति के रदनक दांत निकाल दिए जाए तो उसका कौन सा कार्य प्रभावित हो जाएगा। ए विकल्प है कुतरने या काटने का, बी विकल्प है चीरने फाड़ने का, सी विकल्प है भोजन को पीसने का, डी विकल्प है उपरोक्त सभी। एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगा कि आप लोग नेगेटिव मार्किंग का जरा भी ख्याल नहीं रखते हैं। अभी हमारे एप्लीकेशन पर टेस्ट हुआ था तो उसमें कोई भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिला जिसने निगेटिव मार्किंग का ख्याल रखा हो। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपका रिजल्ट जो है गड़बड़ कर देता है। जैसे आपको जो प्रश्न आते हों 100% श्योरिटी के साथ आप हों, सर्टेन हो, निश्चित हो कि हाँ ये प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा, आपको उसी प्रश्न को हल करना है। क्या फ़ायदा आपको -1 नंबर कटवाने का। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के रदनक दांत निकाल दिए जाएं तो उसका चीरने तथा फाड़ने का कार्य क्या होगा, प्रभावित होगा, वो यह कार्य नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं, 32, 20, 16 या फिर 30। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा विकल्प संख्या बी, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत, तो 20 दांत भैया 2 बार उगते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पूछ रहा है आमाशय से किसका स्त्रावण होता है, किसका सिक्रीशन होता है, आंत्रीय रस का, पित्त रस का, जठर रस का या फिर अग्न्याशयी रस का। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आमाशय से किसका, तो जठर रस का स्त्रावण होता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, वह भी मनुष्य की, अधोजिह्वा, अधोहनु, कर्णपूर्व या फिर दोनों ही विकल्प, यानी कि अधोजिह्वा तथा अधोहनु ये दोनों ही ग्रंथियां सबसे बड़ी लार ग्रंथि हैं। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन संख्या सी करेक्ट होगा, कर्णपूर्व ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, लीवर कुहन की दरारें किसका स्त्रावण करती हैं, इंसुलिन का, श्लेष्म का, आंत्रीय रस का या फिर जठर रस का। तो लीवर कुहन की दरारें, क्रैक्स ऑफ लीवर कुहन किसका सिक्रीशन करती हैं, आंत्रीय रस का सिक्रीशन करती हैं, स्त्रावण करती हैं। अब आप सभी लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं, क्या छोटी आंत में, क्या बड़ी आंत में, क्या आमाशय में। ठीक है, मैं सभी के कमेंट चेक करूंगा और जिसका भी राइट आंसर आ जाएगा उसका कम्युनिटी में पोस्ट नाम किया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कम्युनिटी में नाम पोस्ट कराना है, तो आंसर इसका करके जाना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, उसका भी आंसर करना है। इसमें पूछा गया है अग्न्याशयी रस होता है अम्लीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का या फिर एंजाइम होता है। विकल्प संख्या डी है इनमें से कोई नहीं। तो अग्न्याशयी रस की जो प्रकृति होती है पैनक्रियाटिक जूस की, वो क्षारीय होती है। अब यहीं पर आपको बताना है कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, कहां पर, कमेंट सेक्शन में बताना है, अभी नहीं, जब क्लास एंड हो जाएगा उसके बाद ही बताना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं छोटी आंत में, आमाशय में, मलाशय में, मुख गुहा में। तो जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम अपना दिया था बी फार्मा का, तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल 2 एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के पश्चात ही आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं सब श्योरिटी के साथ ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग थंबनेल चमक धमक देख करके इधर उधर भटकते हैं। तो एक किताब पढ़िए 10 बार, 10 किताब को एक बार पढ़ेंगे एक बार तो वो आपके ज़्यादा काम में नहीं आएगा। लेकिन अगर एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं भैया, छोटी आंत में पाई जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक होते हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ऑप्शन बी दिया है ट्रिप्सिन एमाइलेज,
ऑप्शन सी दिया है टाइलिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, तालु के नीचे स्थित वह कौन सा भाग है जो भोजन के संवहन में सहायक होता है? नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, कंठग्रसनी, या फिर डी विकल्प दिया गया है ग्रास नली। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए आप लोग भी अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में करते जाइएगा, ठीक है। यह अलग बात है कि टाइम कम होने की वजह से आपके कमेंट्स नहीं देखे जा रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार के लाइव में आप लाइव चैट कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय निकली ऑक्सीजन का स्रोत है। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके उत्तर प्रदेश में जो टेट का एग्जाम होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें प्राथमिक नहीं उच्च प्राथमिक लेवल पर यह पूछा गया था प्रश्न। और आपके यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया है। साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया है। यूपी बोर्ड में भी अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले भी आते थे, अब ऐसे कुछ न्यूज़ हैं कि यहाँ भी 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन निकलता है, अक्सर ये क्वेश्चन गलत कर दिया जाता है, लेकिन इसका स्रोत क्या होता है? जल होता है। जल का मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो H2O। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय निकली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? जल है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया था। इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे जैसा कि पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जो लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हैं उन्होंने टेस्ट दिया था। हमने टेस्ट बिल्कुल फ्री कर दिया था, सभी लोगों के लिए था, लेकिन कुछ लोगों ने टेस्ट दिया था, कुछ लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था। तो जिन्होंने टेस्ट दिया है उनको पता होगा अच्छे से। और उस टेस्ट में हमने टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए थे और 2021 के प्रश्न दिए थे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का सिद्धांत किसने दिया? ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने, हिल नाम के वैज्ञानिक ने, रूबेन नाम के वैज्ञानिक ने, या फिर कैमन नाम के वैज्ञानिक ने। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का सिद्धांत किसने दिया? ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया। इसी तरह से अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विश्व का 85 से 90% प्रकाश संश्लेषण होता है झाड़ियों के द्वारा, शाक के द्वारा, समुद्री शैवालों के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी दिया है बड़ी शाखाओं युक्त वृक्ष द्वारा। और ये प्रश्न भी आपके लिए HW है, ठीक है। इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना ही करना है, ठीक है। कहां पर आप आंसर करेंगे? इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है ऑक्सीकारक ऊष्माक्षेपी कैटाबॉलिक, ऑप्शन बी है अपचयित ऊष्माशोषी या फिर एनाबॉलिक, ऑप्शन सी दिया है अपचयित ऊष्माक्षेपी या फिर एनाबॉलिक, ऑप्शन डी है अपचयी ऊष्माशोषी या फिर कैटाबॉलिक। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये भैया अपचयित, ऊष्माशोषी और एनाबोलिक है। इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर जाता हुआ भाई, प्रश्न संख्या देखिए, अगला संख्या हमने नहीं डाला है लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन वाली क्रिया क्या कहलाती है? जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में जब चेंज हो जाती है, तो जब चेंज हो रही होती है उस समय जो प्रोसेस चलती है, चेंजिंग वाली प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को, उस क्रिया को क्या कहते हैं भैया? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। विकल्प संख्या ए क्या होगा? इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया, देखो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया को यह नाम दिया गया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अप्रकाशिक अभिक्रिया नाम भी दिया गया। क्यों दिया गया? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया को यह नाम दिया क्योंकि यह अंधकार में हो सकती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यह शाम के समय होती है, या फिर रात्रि में बिजली के प्रकाश में होती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, सी भी करेक्ट नहीं होगा और ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया को यह नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें भैया प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, नो नीड ऑफ लाइट। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग,
अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा सीमा कारक नहीं है? ऑक्सीजन O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या फिर विकल्प डी है प्रकाश। इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी O2 क्या है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए सीमा कारक नहीं है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, देखिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के मार्ग की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब जाहिर सी बात है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के मार्ग की जो व्याख्या करेगा वह एक महान शिक्षाविद होगा, वैज्ञानिक होगा। तो वे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें क्या कर दिया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया, पुरस्कृत कर दिया गया? किसके लिए? क्योंकि उन्होंने प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के मार्ग की व्याख्या की थी, पाथवे की क्या की थी, व्याख्या कर दी थी। तो 4 वैज्ञानिक दिए गए हैं विकल्प के रूप में। ए ऑप्शन है केल्विन को, बी ऑप्शन है क्रेब्स को, सी ऑप्शन है खुराना को और ऑप्शन डी है वाटसन एवं क्रिक को। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के मार्ग की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन थे भैया? केल्विन नाम के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2021 में क्या पूछा था कि पार्किंसंस नाम की बीमारी पर अध्ययन करने के लिए किस वैज्ञानिक को क्या कर दिया गया था? नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत कर दिया था गया था, ठीक है, आर्बिट लिंसन। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश हेतु तरंगदैर्घ्य किस भाग में सर्वाधिक होती है? अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश हेतु तरंगदैर्घ्य किस भाग में सर्वाधिक होती है? हरा, पीला, लाल या फिर बैंगनी? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल। आते हैं अगले प्रश्न पर। भाई थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है तो चल जा। चलिए भाई अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण के लिए आवश्यक एटीपी और NADPH2 के अणुओं की संख्या होती है 12 व 18, यानी एटीपी के 12 अणु तथा NADPH2 के 18 अणु। ऑप्शन बी दिया है 18 व 12, ऑप्शन सी दिया है 15 व 10 और ऑप्शन डी दिया गया है 33 व 22। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी एटीपी के 18 और NADPH2 के अणुओं की संख्या क्या? 12। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है भाई, जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों के प्रकाश संश्लेषण से भिन्न होता है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा स्थिर नहीं होती है, प्रकाश आवश्यक नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है किसमें? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, या फिर इसमें एक पोषक जीव की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का विकल्प संख्या सी क्या होगा? राइट आंसर होगा जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों के प्रकाश संश्लेषण से भिन्न होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर आएंगे। सिस्टम हैंग, यार आप लोग लाइक शेयर भी नहीं करते हैं कि सिस्टम बदला जाए। चलिए भाई अगला प्रश्न स्क्रीन पर आया,
पौधों में वह तत्व जो शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। वह पौधों में वह तत्व जो शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। मैंगनीज, लोहा, बोरान या फिर डी विकल्प है मॉलिब्डेनम। तो बोरान क्या है? वह तत्व है जो पौधों में शर्करा के स्थानांतरण के लिए क्या है? आवश्यक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। कौन सा एंजाइम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? चार विकल्प है इसके लिए। नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ऑप्शन बी है इनवर्टेज एंजाइम, ऑप्शन सी है कैटालेज एंजाइम और ऑप्शन डी है रूबिस्को। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन करता है। कम्युनिटी में अपना नाम कौन पोस्ट करवाता है? चलिए, आज के क्लास में इतने ही प्रश्न थे। ये स्लाइड हमारी एंड होती हुई, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करबो तो समझ लो कि फिर दिक्कत हुई। चलो तुरंत करो, करो तुरंत करो। बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस करना है, दबाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।